so that we may proceed towards the lecture. I'm seeing there are 21 participants. Where are the remaining students? And what about the preparation for your midterm exams? I have made it clear about the syllabus of the midterm exams, about the topics which will be included. So, again, if anyone is confused about anything and you want to ask anything, you can simply ask. And today we are basically going to revise the nutrition topic chapter, which is enteral and parenteral nutritional support. Enteral and parenteral nutritional support, no doubt, one of the important chapter of your nutrition, and not as tough as you guys are thinking. I guess. What you say? Have you all read it at least 2 times before revision? Have you done from your side? आई मीन कि तुम लोग अपने एंड पे भी कुछ कर रहे हो कि नहीं, कि रिवीजन रिवीजन रिवीजन, और लेकिन ये है कि हमें जो है ना रिवीजन तो करनी करनी है, लेकिन ये है खुद से भी पढ़ना है ना। जी, तो स्टार्ट करें फिर इंशाल्लाह। ये जो है इंटेरल न्यूट्रिशन, अच्छा ये जो वाली स्लाइड्स है ना जो अभी हम रीड करेंगे, इसमें आई हैव डिलीटेड दोज, ठीक है, और ये मैं तुम लोगों को अभी सेंड कर दूंगी, ठीक है। इसमें जो जो नहीं करनी चाहिए थी वो मैं डिलीट कर चुकी हूँ, यानी कि जो अभी हम स्टडी कर रहे हैं ना इसमें ऑलरेडी डिलीटेड है। फाइल तो वही है, ठीक है। तो मैं आई विल सेंड द न्यू फाइल आल्सो, ठीक है। न्यू फाइल भी मैं तुम लोगों से शेयर कर दूंगी। एक बार से हिरा कुछ नहीं होना, बिकॉज देर आर सम टॉपिक्स कि जिस पर हमें जरा फोकस ज्यादा करना पड़ता है, ठीक है, और एक आधे बार से कोई फर्क खास नहीं पड़ता, ठीक है। तो वी हैव टू रीड 2 times 3 times, ठीक है, एटलीस्ट 3 times। उसके बाद अगर समझ आती है हाँ हाँ ये चीज़ तो ये है। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं हमारे, बिकॉज हमारी बैकग्राउंड तो सिर्फ जो है ना वो इंटरमीडिएट ही है ना, एफएससी है ना हमारी बैकग्राउंड। तो हमारे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हमने बिल्कुल एफएससी में कभी टच नहीं किया, ठीक है। like enteral and nutritional support, parenteral support, they are from totally from the nursing subject ना, नर्सिंग बैकग्राउंड के टॉपिक्स हैं। तो ये कुछ इसी तरह से, और न्यूट्रिशन के तो बाकी भी सारे इसी तरह से, लिवर डिजीजेज या जो भी है, किडनी, ऑल आर फ्रॉम द डेफिनेटली कोई न्यूट्रिशनल बैकग्राउंड के हैं, कोई नर्सिंग बैकग्राउंड के हैं, ठीक है, या कोई प्योर बायोकेमिस्ट्री के हैं जो हमने पहले नहीं टच किए हुए। तो उनको हमने ना एक दफ़ा नहीं, उनको कम से कम हमने जो है ना 2-3 दफ़ा स्टडी करना है, ताकि जो है ना चीज़ें जो है माइंड में ज़रा सेट हो जाए। फाइनली मूविंग टुवर्ड्स योर लेक्चर। Nutritional support by the placement through the nose, esophagus, stomach or intestine is called as enteral nutritional support, ठीक है। इसकी डेफिनेशन भी है जिसको तुम लोगों ने याद करना है, कि अगर हम जो है ना वो नोज से, ऑसोफेगस से, स्टमक से, इंटेस्टाइन से, खुराक की नाली के थ्रू जो है ना, ट्यूब फीडिंग के थ्रू हम जो न्यूट्रिशनल सपोर्ट देते हैं उसको हम कहते हैं एंटेरल न्यूट्रिशनल सपोर्ट। इसमें ये है कि आपका जो खाना है ना वो जाना है स्टमक में। ये है कि बस आप मुंह से नहीं खा सकते, बाकी उसी तरह से खाना आपका जो है ना वो ऑसोफेगस से पास होता हुआ, स्टमक से पास होता हुआ इंटेस्टाइन में जाएगा, ठीक है। प्रोसेस चेंज नहीं होगा। प्रोसेस कौन सा चेंज हो रहा है आपका, जो है ओरल फीड का, जो हम अपने हाथ से पहले खाते थे, ठीक है, तो ओरल को हमने शिफ्ट कर दिया एंटेरल पे, बिकॉज हम माउथ से कुछ नहीं खा सकते। माउथ सर्जरी की वजह से, थ्रोट सर्जरी की वजह से, माउथ अल्सर की वजह से, देयर आर नंबर ऑफ डिजीजेस के वाई वी आर नॉट गेटिंग थ्रू द माउथ, ठीक है। तो वो माउथ की बजाय ओरल डाइट सारी एग्जॉस्ट हो गई हुई है, ठीक है। उसके
उसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन है दैट इज एंटेरल न्यूट्रिशनल सपोर्ट, ठीक है। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि गट शुड बी वर्किंग, जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है, जो आपकी गट है, इट शुड बी फंक्शनल, ठीक है। इट शुड बी वर्किंग, इट शुड बी फंक्शनल, ये इसके लिए जो है ना एक शर्त है, समझ लो। अगर जो है ना आपकी गट काम नहीं कर रही तो फिर हमें एंटेरल सपोर्ट देने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब इसमें हम जो ओरल सप्लीमेंट्स देते हैं, क्योंकि मरीज है, जाहिर है उसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो उसको हम फिर अब वो कैल्शियम उस तरह से तो नहीं ले रहा कि वो दूध भी पी रहा है, वो दही भी खा रहा है, तो हम उसको जो है ना बीच में मील्स के दौरान हम उसको जो है ना इंटेरल सपोर्ट के साथ ही हम उसको सप्लीमेंट्स भी दे सकते हैं। सप्लीमेंट्स जो उसमें हमारी फार्मूला फीड है, खाने के दौरान हम ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। सप्लीमेंट्स जो लिक्विड पास कर रहे हैं नर्स, ठीक है, जाहिर है ट्यूब फीडिंग में, ट्यूब में लिक्विड में ही आपका सारा खाना है ना, उसमें भी सप्लीमेंट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम ये नहीं ऐड करेंगे ना तो फिर हमारी ये जो इंटरनल फीडिंग है ना ये बड़ी पुअर हो जाएगी, यानी कि इसकी क्वालिटी बड़ी पुअर हो जाएगी। सिर्फ जो है ना हमने उसको जो है ना एनर्जी नहीं देनी, हमने उसको न्यूट्रिएंट्स भी देने हैं सारे। और ये बच्चों में भी वी कैन गिव, एडल्ट्स में भी, टीनेजर्स में भी ना ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए, यानी कि हम ये सब में जो है ना इंटरनल न्यूट्रिशनल सपोर्ट दे सकते हैं इजीली। कंडीशंस दैट रिक्वायर अदर न्यूट्रिशनल सपोर्ट, क्यों, वही रीजन क्या है जी इंटेरल और पेरेंटेरल की, क्या रीजंस हैं। इंटेरल में क्या है कि इम्पेयर्ड इंजेस्शन, इंजेस्ट मतलब कि किसी चीज को खाना, ठीक है, इंजेस्ट करना, लेना। इनएबिलिटी टू कंज्यूम एडिक्वेट न्यूट्रिशन ओनली, जो मेलनरिश बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, हाईली मेलनरिश्ड और इतने वीक हो जाते हैं कि खुद मुंह से कुछ नहीं खा सकते, उनको भी हम दे सकते हैं इंटेरल सपोर्ट। इम्पेयर्ड डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, स्वेयर वेस्टिंग और डिप्रेस ग्रोथ, ठीक है, सारी चीजें वो हैं जो स्वेयर मेल न्यूट्रिशन की चीजें हैं, ठीक है। किसी को क्वाशिकोर हो गया है, किसी को मरासमस हो गया है, ठीक है, कोई हाईली इनेमिक है, इतना ज्यादा कि वो मुंह से बिल्कुल खा नहीं सक रहा, फेंट हो रहा है, तो हम दे रहे हैं इंटेरल न्यूट्रिशनल सपोर्ट। अब जी पेरेंटेरल कब देंगे, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इनकम्पिटेंसी, हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट विद पुअर एंटेरल टॉलरेंस और असेसिबिलिटी। पेरेंटेरल हम देंगे कि आपका जीआई ट्रैक्ट भी अब काम नहीं कर रहा, ठीक है। इंटेरल में तो जीआई ट्रैक्ट काम करना चाहिए, लेकिन पेरेंटेरल में ये है कि योर गट इज आल्सो नॉट वर्किंग, योर जीआई ट्रैक्ट इज आल्सो नॉट वर्किंग, तो तुम लोगों की डाइट के फॉर्मूलाज वगैरह फिर चेंज हो जाएंगे ना। जब आपका जीआई ट्रैक्ट भी काम नहीं कर रहा तो आप फिर ऐसी डाइट दोगे जो सिर्फ आपके ब्लड में जैसे जा रही है और आपको एनर्जी दे रही है, ठीक है। वो तो फिर आपकी बॉडी में जो है मेटाबॉलाइज वगैरह वाली स्टेट तो इसमें है ही नहीं ना। तो इसमें ये है कि हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट है, और इसमें ये अगर आप एंटेरल भी नहीं दे सकते, ठीक है ना, आप ओरल दे सकते हो, ना आप अपने माउथ से खा रहे हो, ना दूसरा सेकंड ऑप्शन क्या है कि आप एंटेरल सपोर्ट ट्यूब फीडिंग के थ्रू भी नहीं दे सकते। तो तीसरी हम फिर कैथेटर्स के थ्रू देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट, यानी कि ब्लड स्ट्रीम में आपका ग्लूकोज वगैरह ये वो ज्यादातर होता है, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा फार्मूला फीडिंग्स तो नहीं जाती, बट ये है मेजरली ग्लूकोज होता है पेरेंटेरल में। बट साथ में हम लोग अमाइनो एसिड्स वगैरह, ग्लूकोज की ड्रिप में आप अमाइनो एसिड्स, आप फैट्स की इमल्शंस, ये सारी चीजें आप दे सकते हैं। अच्छा, दोनों के कंपोनेंट जो है ना सेम है, यानी कि कंपोनेंट का मतलब ये है कि इसके जो फॉर्मूला डाइट है उसमें क्या क्या चीजें हैं, तो डाइट की चीजें तो वही रहेंगी, यहाँ कार्बोहाइड्रेट्स, यहाँ प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स, यहाँ लिपिड्स, इसके अलावा तो हमारी डाइट कोई नहीं है ना, या वाइटामिन या मिनरल्स। तो ये याद रखो कि दोनों के कंपोनेंट सेम ही है तकरीबन, ठीक है उसमें। लेकिन एंटेरल में ये है कि ट्यूब फिटिंग में हम लोग फॉर्मूला डाइट दे देते हैं, ठीक है, जैसे कि बाजार में देखा ना इंश्योर मिल्क वगैरह होता है, पीडिया श्योर, टीवी में ऐड भी आती है, पीडिया श्योर, इंश्योर, जैसे छोटे बच्चों का मिल्क होता है ना, फॉर्मूला मिल्क्स, डब्बे वाले जो दूध होते हैं जिसको पानी में मिला के हम मिक्स करके देते हैं, इसी तरह से बाजार में पाउडर्स आते हैं, ठीक है, जो कि न्यूट्रिशनल सपोर्ट के लिए होते हैं। उसको हम जो है ना पानी में भी मिक्स कर सकते हैं और दूध में भी मिक्स कर सकते हैं। तो ये चीजें जो हैं ज्यादातर इंश्योर, पीडियाश्योर, ये हम जो है ना थ्रू ट्यूब फीडिंग पेशेंट को देते हैं।
ठीक है, हम पानी में भी इसको मिक्स कर सकते हैं और उसकी एक अमाउंट होती है कितना देना है आपने, ठीक है, और उसके ऊपर उसकी सारी कैलोरीज एनर्जी दी होती हैं। कि आप 4 चम्मच जो है 1 लीटर पानी में मिक्स करोगे तो उसमें इतने कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इतनी प्रोटीन्स हैं, इतने अमाइनो एसिड्स हैं, 1000 एनर्जी है, 1200 कैलोरी एनर्जी है, ठीक है। तो उसमें सारी चीजें जो है ना वो दी होंगी, ठीक है। तो देखो किसने क्वेश्चन किया है, अगर जीआई ट्रैक्ट नहीं ना काम कर रहा तो फिर हमारे डाइजेशन वाली तो कहानी कोई नहीं है। जो चीज डायरेक्ट ब्लड में जा रही है उसने क्या डाइजेस्ट होना है, वो तो आपको डायरेक्टली एनर्जी देगी ना। जो चीज डायरेक्ट आपके न्यूट्रिएंट्स जो हैं जब हमारे स्टमक में जाते हैं उसके बाद जो है एब्जॉर्ब होके फिर हमारे ब्लड में चले जाते हैं ना, ताकि आपको एनर्जी मिल सके। तो जिस चीज ने आप वहां से जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, देखो आपकी जो प्रोटीन्स हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, या जिससे आपको एनर्जी देनी है, वो फिर आपके ब्लड में चला जाता है ना। जैसे ग्लूकोज की हम बात करते हैं, ठीक है, कि कार्बोहाइड्रेट खाते हो तो क्यों शुगर लेवल बढ़ता है, ज़्यादा ग्लूकोज आपके ब्लड में जाता है ना, प्लाज्मा में जाता है, तो आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा है। तो जो चीज़ डायरेक्ट तुम लोग ब्लड में ही दे रहे हो जैसे कि पेरेंटेरल, तो उसमें हमें जीए ट्रैक्ट की जरूरत ही नहीं है। वो तो हम दे ही इसीलिए रहे हैं कि आपका तो जीए ट्रैक्ट भी काम नहीं कर रहा, जीए ट्रैक्ट भी काम नहीं कर रहा, टॉलरेंस भी पुअर है, तो फिर हम दे रहे हैं जी पेरेंटेरल न्यूट्रिशनल सपोर्ट। जी, अब एंटेरल हमने कौन कौन से डिसऑर्डर्स में देनी है, ठीक है। इम्पेयर्ड, आपकी इंजेक्शन ही इम्पेयर्ड हो गई है कि आप ओरल कुछ खा ही नहीं देना। कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो गए हैं, एचआईवी एड्स है, फेशियल ट्रोमा है, रेस्पिरेटरी फेलियर है, कंजेनिटल कोई एनोमॉलीज हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस हैं, देयर नंबर ऑफ डिजीजेस, ठीक है। तो 5-6 याद रख लो, देयर नंबर ऑफ डिजीजेस के कब हमने देनी है एंटेरल न्यूट्रिशनल सपोर्ट। स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी है, एनोरेक्सिया है, ठीक है। तो देयर आर नंबर ऑफ बेसिकली डिजीजेस, ठीक है, जिसमें हम दे सकते हैं। तो कभी ये एमसीक्यूज में आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा जो है ना, वैसे 1-2 नंबर का सवाल आ सकता है कि नेम एंड लिस्ट द कंडीशंस व्हिच रिक्वायर द एंटेरल न्यूट्रिशनल सपोर्ट, ठीक है। कंडीशंस बताएं कि कब जो है इंटेरल सपोर्ट हम पेशेंट को देंगे, या कौन कौन सी डिजीजेज में देंगे, कौन कौन सी बीमारियों में देंगे, ठीक है। स्वेयर गैस्ट्रोपरेसिस है, इनबॉर्न एरर्स हैं, कोई मेटाबॉलिक एरर है, ठीक है, क्रॉन डिजीज है, फेलियर टू थ्राइव, कैंसर है, सेरेब्रल पाल्से है, ठीक है, तो बाउल सिंड्रोम है, लाइक देयर नंबर ऑफ डिजीजेस, ठीक है, जिसमें आपकी मसल वेस्टिंग भी हो रही है, इंजेस्ट भी नहीं कर सकते प्रॉपर, या डाइजेशन भी नहीं आप कर सकते, ठीक है, मेटाबॉलिज्म भी आपका किसी में इफेक्ट हो रहा है। तो नंबर ऑफ डिजीजेस जिसमें हम ये दे सकते हैं। इसी तरह देखो जो पेरेंटेरल सपोर्ट है उसके लिए भी जो है आपकी डिजीजेस जो हैं वो लिखी हुई है, और इसमें ज़्यादा जो है ना वो बाउल सिंड्रोम या पैनक्रियाटाइटिस, क्योंकि इसमें जीआई ट्रैक्ट भी बिल्कुल काम नहीं ना कर रहा। कोई मेजर ट्रॉमा है, बर्न्स हैं, ठीक है, स्मॉल बाउल इस्कीमिया है, बाउल डिजीज है, ठीक है, ज़्यादातर ऐसी चीज़ें हैं इसमें। तो इसमें से 4-5 जो है ना वो तुम लोग याद रख सकते हो कि किन में जो है आप एंटेरल दे रहे हैं, किन में पेरेंटेरल। कुछ 1-2 इनमें सिमिलर भी हो सकती हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है, कुछ 1-2 इनमें सिमिलर भी हो सकती हैं। हाँ जी, ये जो टेबल है ना, इनको कम से कम हमने जो है ना ये पता हो कि कौन कौन सी डिजीजेज हैं जिसमें हम एंटेरल सपोर्ट देंगे, कौन कौन सी डिजीज हैं जिसमें पेरेंटेरल देंगे। मैंने बताया ना 1-2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि लिस्ट द डिजीजेज इन विच एंटेरल सपोर्ट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो डिजीजेज 5-6 के नाम पता होने चाहिए, या कभी एमसीक्यू में भी आ सकता है, ठीक है, कि एंटेरल सपोर्ट इसमें से हम इस डिजीज में देंगे। तो ये टेबल करने तो हैं, बनता तो है, ठीक है। लेक्चर मैं तुम लोगों से शेयर कर दूंगी व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में आई विल शेयर द लेक्चर। कंसिडरेशंस इन इंटेरल न्यूट्रिशन, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हमने सबसे पहले कंसिडर करनी है कि आपकी जो इंटेरल न्यूट्रिशन सपोर्ट है वो एप्लीकेबल भी है कि नहीं।
फिर जो आपकी साइट है, ज़ाहिर है जहाँ पे ट्यूब फिटिंग के लिए अ, तो वो साइट प्लेसमेंट हमने चेक करनी है, ठीक है। कि साइट पे पहले से कोई इंजरी वगैरह तो नहीं है, साइट पे पहले कोई इन्फेक्शन तो नहीं है जहाँ पे तुम लोग खुराक की नाली लगा रहे हो। ये जब तुम लोग इंशाल्लाह नर्सिंग में F1 में तुम लोग प्रैक्टिकल करोगे ना, ये ट्यूब फिटिंग, इंटेरल सपोर्ट, पेरेंटल सपोर्ट, ये नर्सिंग में तुम लोग करोगे, फिर ये बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा तुम लोगों को ना, कैसे हमने खुराक की नाली लगानी है, कैसे उसमें डाइट देनी है। तो दीज थिंग्स विल बी क्लियर टू यू एट दैट टाइम वेरी मच। फार्मूला सेलेक्ट कैसे करना है, ठीक है। न्यूट्रिशनल मेडिकल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इसका मतलब ये है कि उसको एनर्जी कितनी चाहिए, ठीक है। कौन सी उसको बीमारी है जिसके लिए आज उसको 2000 किलो कैलोरी चाहिए, 1500 चाहिए, रिक्वायरमेंट उसकी क्या है न्यूट्रिशन की। फिर रेट एंड मेथड ऑफ डिलीवरी, कौन सा मेथड है जिसके थ्रू तुम लोग इंटरनल सपोर्ट देना चाहते हो। और फिर टॉलरेंस, कि मरीज इस काबिल भी है बेचारा कि इंटरनल को टॉलरेट कर सके। कुछ ऐसे मरीज भी होते हैं ना बिल्कुल खुराक की नाली भी उतार देते हैं। तो ये सारा चीज़ें ना हमने चेक करनी है। इसके बाद जी फार्मूला सिलेक्शन, the suitability of the feeding formula should be evaluated based on functional status of GI tract, physical characteristics of formula, कि osmolality क्या है फार्मूले की, ठीक है, यानी कि उसमें सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन कितनी है, आपका फार्मूला जो है ना बहुत ज़्यादा थिक ना हो जाए, उसकी डेंसिटी कितनी है, उसकी विस्कोसिटी कितनी है, उसमें कैलोरीज की, कैलोरीज में तुम लोग को पता है कि जो भी बने बनाए फार्मूला बाजार में मिलते हैं उस पर कैलोरी लिखी होती है, कितनी कैलोरी मिलेगी मरीज को। इसके आप इतने चम्मच डाल के कोई फार्मूला बनाएंगे तो उससे इतनी कैलोरीज मिलेंगी, इतने उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, मैक्रोन्यूट्रिएंट रेशियो, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स कितने हैं उस पर लिखी होती है ऑलरेडी, ये तुम लोगों ने कैलकुलेट नहीं करनी, ऑलरेडी इस पर लिखी होती है। कोई स्पेसिफिक मेटाबॉलिक नीड्स तो नहीं है पेशेंट की। फिर ये है कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कॉस्ट उसकी ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि देखो जितने अच्छे ब्रांड के फार्मूलाज आएंगे जिसमें अच्छी कंपोजिशन होगी या प्रोटीन्स की बजाय अमाइनो एसिड्स होंगे यानी कि हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट्स होंगे, उतना वो महंगा होगा, ठीक है ना, क्योंकि वो तो फॉरेन से मेटाबलाइज हुए होंगे पहले से ही, जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, वो उतने ज़्यादा ही फिर एक्सपेंसिव होंगे फार्मूलाज, ठीक है। शुगर फ्री ज़्यादातर ये फार्मूलाज होते हैं, ठीक है। तो जितनी इसमें समझो क्वालिटी अच्छी होगी फिर उतनी ज़्यादा कॉस्ट अच्छी होगी। और ये डिजीज स्पेसिफिक भी होते हैं, मैं तुम लोगों को पहले भी बताया था, ठीक है। या हम आगे पढ़ेंगे भी कि दी फार्मूलाज आर डिजीज स्पेसिफिक, के शुगर के मरीज को ये देना है, ब्लड प्रेशर के मरीज को ये देना है, तो ये डिजीज स्पेसिफिक होंगे उतने ज़्यादा वो एक्सपेंसिव भी होंगे। बट हमारे यहाँ एक ही देख लो, वो सारी वार्ड्स में जो जिनको इंटेरल ट्यूब उन्होंने खुराक की नाली लगाई होती है उसमें एक ही वो सबको दे रहे होते हैं, ठीक है। जो फार्मूला सिलेक्शन है उसमें मैं तुम लोग को बताया है कि हमने फंक्शनल स्टेटस देखना है जीआई ट्रैक्ट का, फिर फार्मूला की हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है कि उसमें ऑस्मोलैलिटी यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट कितनी है, ऑस्मोलैलिटी इज कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स, फाइबर उसमें कितना है, इतना ज़्यादा फाइबर ना हो कि बेचारे पेशेंट को मोशन ही लग जाए, उसमें कैलोरीज कितनी है, गारा कितना है आपका बनता है सोल्यूशन के, ट्यूब में से आसानी से पास हो जाता है कि नहीं, तो विस्कोसिटी उसकी चेक करनी है, डेंसिटी चेक करनी है, ठीक है। इसके बाद हम देते हैं, ये ना हो कि वो पास ही ना हो रहा हो, फंस जाए, और पतला इतना हो कि बिल्कुल ही उसकी कंसिस्टेंसी ऐसी हो कि बिल्कुल ही जो है ना वो बहुत ज़्यादा जाए और एस्पिरेशन हो जाए मरीज को, ठीक है। तो हमने जो है ना इस तरह मेंटेन करना है कि 1 मिनट में इतने ड्रॉप जा रहे हैं, ठीक है, जिस बिल्कुल ड्रिप की तरह ही हमने सेट करना होता है, ठीक है, कि पेशेंट के लिए भी आसानी हो, ये ना हो कि धराधर वो जा रहा है इतना पतला है, तो इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना हमने एडजस्ट करनी होती है। और ये सारी चीज़ें आपको ज़ाहिर एक्सपीरियंस वगैरह से ही आती हैं। और फिर कॉस्ट वगैरह ये मैंने बताया कि पाकिस्तान में बने बनाए होते हैं और वो एक ही सारे मरीजों को दे रहे होते हैं। अब जी इंटरनल फार्मूला कैटेगरी, ठीक है। जर्नल पर्पस, जब जर्नल का लफ्ज आ गया इसका मतलब जो सबके लिए यूज कर सकते हो, जर्नल पर्पस, ठीक है, जिसकी कॉस्ट भी इतनी ज़्यादा नहीं होगी और ऐसे मरीजों के लिए होगा जिन्हें ज़्यादा मसला भी कोई नहीं होगा, ठीक है। मिनिमल इम्पेयर्ड डाइजेशन है जिसकी, ठीक है, डाइजेशन ज़्यादा नहीं ख़राब, जिनकी एब्जॉर्प्शन, ठीक है, बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन का नहीं मसला जिन लोगों को, ठीक है। तो इसमें देखो प्रोटीन हम दे रहे हैं, प्रोटीन दे रहे हैं, अमाइनो एसिड्स नहीं दे रहे, तो ये थोड़ा सस्ता होगा, चीप होगा ये फॉर्मूला, ठीक है। दूसरे वाला चीप नहीं, सस्ते वाला चीप।
तो इसकी विस्कोसिटी लो होती है, 300 से ये 500 ग्राम मिली ऑस्मो डायरेक्टली, ठीक है। ये चीज़ें चाहे याद रखो ना रखो, लेकिन ये पता होना चाहिए कि जनरल पर्पस जो है ऐसे लोगों के लिए है हु हैव द नॉर्मल और मिनिमली इम्पेयर्ड डाइजेशन एब्जॉर्प्शन, ज़्यादा जिनको मसला नहीं है, ठीक है, नॉर्मल है मसला, लो विस्कोसिटी है, लैक्टोज फ्री है, 30 से 40% इसमें प्रोटीन है, और ये इनएक्सपेंसिव है, ठीक है, और घर में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें प्रोटीन्स हैं देखो इस फार्मूला में। मैं यही तुम लोग को बता रही हूँ कि जो जितना ज़्यादा रिफाइन होगा ना, हाइड्रोलाइज्ड होंगे, वो उतने महंगे होंगे। अब है आपका हाइड्रोलाइज, देखो हाइड्रोलाइज्ड आ गया ना, तो इसमें अब देखो कि फॉर पेशेंट्स विद द जीआई कॉम्प्रोमाइज, जीआई ट्रैक्ट जिनके प्रॉब्लम है, मसला है, ठीक है। अच्छा 1 मिनट रुकना जरा, 1 मिनट।
जी क्लास, वी आर बैक, वी आर बैक, वी आर बैक, जस्ट वेट अ मिनट, जस्ट वेट। क्या वलीदा निकाल लो, वो छोड़ो, भूल गया गणेश भी खा ले, क्लास से निकल रहा है खाली मत। जी जी क्लास, सॉरी देयर वाज अ फोन कॉल बेसिकली, ठीक है, जरूरी थी जरा, दैट्स व्हाई आई हैव टू अटेंड। अच्छा जी, टेबल जी हमने बिल्कुल करने हैं फॉर्मूलाज वाला, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, दिस इज इंपॉर्टेंट टेबल। अच्छा जी, आपका जो इतना हाइड्रोलाइज होगा उतना एक्सपेंसिव भी होगा, ठीक है, लैक्टोज फ्री है, और पेप्टाइड बेस्ड है, ठीक है, यानी कि प्रोटीन्स को उन्होंने ब्रेक डाउन कर दिया पेप्टाइड्स में, तो दैट इट विल बी मोर एक्सपेंसिव। इस तरह सेमी एलिमेंटल है, ऐसे लोगों में जिनका जीआई ट्रैक्ट बहुत ही कम काम कर रहा है, ठीक है, इसमें आप देखो ना फ्री अमाइनो एसिड्स डाले हुए हैं, मिनिमल फैट, सबसे ज्यादा काम अमाइनो एसिड्स हैं, यानी कि प्रोटीन आपकी पेप्टाइड्स में ब्रेक होकर अमाइनो एसिड्स में हो गई है, तो आपका जीआई ट्रैक्ट को बहुत ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, मेटाबॉलिज्म तो ऑलरेडी आपका हुआ हुआ है, पहले से मेटाबोलाइज आप प्रोटीन दे रहे हो, कि अमाइनो एसिड सबसे शॉर्ट फॉर्म ही है ना प्रोटीन्स की, तो ये सेमी एलिमेंटल जो है इसमें, चलो ये याद रख सकते हो तो रख लो, 40 ग्राम प्रोटीन है, ठीक है, 1 कैलोरीज के एक एमएल में है, तो दैट विल बी गुड। डिजीज स्पेसिफिक है, तो ये जाहिर है ऐसे लोगों के लिए है, स्पेशल ऑर्गन, किसी का खराब डिसफंक्शन है, किडनी फेलियर है, किसी का लिवर फेलियर है, तो उन लोगों में, उन लोगों के लिए ज्यादा है, ठीक है, ग्लूकोज इंटॉलरेंस है, किसी को पल्मोनरी डिजीज है, या इम्यून सिस्टम जो है उसका काम नहीं कर रहा, ठीक है, तो ये जाहिर एक्सपेंसिव होगा, ये वाला फॉर्मूला। इसके बाद रिहाइड्रेशन है, ऐसे लोगों में जाहिर है जिनको डिहाइड्रेशन पहले से हुई हुई है, इलेक्ट्रोलाइटिक इम्बैलेंस है, तो उन लोगों में हम फिर ये फॉर्मूला देंगे रिहाइड्रेशन वाला। और जो मॉडुलर है फॉर्मूला, प्रोवाइडिंग प्रोटीन फैट और कार्बोहाइड्रेट्स एज सिंगल न्यूट्रिएंट्स टू ऑल्टर द न्यूट्रिएंट कंपोजिशन of the commercial formulas or food, and it may also contribute electrolytes and increase osmotic or renal सल्यूट लोड, ठीक है। अब ये जो मॉड्यूलर फॉर्मूला है, ये फैट और कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, इनमें जो है बेसिकली ये सिंगल न्यूट्रिएंट, किसी को अगर फैट्स की ज़्यादा ज़रूरत है या कार्बोहाइड्रेट्स की या प्रोटीन्स की, तो सिंगल न्यूट्रिएंट बेसिकली प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और इट में आल्सो कंट्रीब्यूट इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ताकि मेंटेन रहे, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट सोडियम पोटेशियम भी इसमें ऐड होते हैं, ठीक है, ताकि जो है कंसंट्रेशन यानी कि ऑस्मोटिक जो प्रेशर है या ऑस्मोटिक जो आपका सल्यूट लोड है ना, वो मेंटेन रह सके, ठीक है। इसमें दूसरा ये है कि आप मिक्स भी कर सकते हो, ये जो मॉडलर है ना, इसमें 2-3 फार्मूलाज, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स में आता होगा ना, ठीक है, कि एक कार्बोहाइड्रेट रिच है, एक फैट रिच है, तो आप उनको मिक्स करके भी यूज कर सकते हैं मॉडलर वाले फार्मूला को जरूरत के मुताबिक। लेकिन इसमें मैंने पहले ही बता दिया, तुम लोगों के वही चलते होंगे जो रूटीन में ब्रांड में आए हुए हैं, और आपने सिर्फ यू हैव टू मिक्स इन द वाटर एंड यूज। अच्छा जी, फैक्टर्स टू कंसिडर व्हेन चूजिंग द एंटेरल फार्मूला, कि क्या क्या चीजें आपने कंसिडर करनी है, ठीक है, जीआई ट्रैक्ट फंक्शन, ठीक है, फैट का, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर फार्मूला में कितना है, ये सारी चीजें हमने देखनी है। फिर फार्मूला का जो 1 मिलीलीटर है उससे, उसमें कितनी किलो कैलोरीज है, उससे मरीज को कितनी कैलोरीज मिल रही है, ठीक है। तो इसके अलावा जो है ना, एबिलिटी ऑफ द फार्मूला, जो पेशेंट टॉलरेट कर सकता है। फिर इसके अलावा जो है ना, इसके अलावा जो है ना, सोडियम पोटेशियम, उसमें इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मरीज का हमने चेक करना है। फिर विस्कोसिटी फार्मूला की ट्यूब साइज के लिहाज से, ठीक है, ट्यूब फीडिंग के लिहाज से क्या है, तो दीज आर द थिंग्स बेसिकली विच हैव टू बी कंसिडर्ड। ड्यूरेशन ऑफ द ट्यूब फीडिंग, कितनी देर के लिए हम दे रहे हैं, ठीक है, नेजो गैस्ट्रिक है या नेजो इंटेरिक है, गैस्ट्रोस्टोमी है, जिजनोस्टोमी है, ठीक है, कहाँ पे लगाई हुई है, ठीक है, नेजो गैस्ट्रिक शॉर्ट टर्म के लिए होती है, गैस्ट्रोस्टोमी है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मैं बढ़िया साइशा बात कर रही हूँ।
जी क्लास। अच्छा जी, प्लेसमेंट ऑफ द ट्यूब गैस्ट्रिक भी हो सकती है और स्मॉल बाउल में भी हो सकती है। प्लेसमेंट साइट, एक्सेस, मेडिकल स्टेटस, लोकेशन, रेडियोग्राफिक कंफर्मेशन, जाहिर है जो प्लेसमेंट साइट है उसको भी तो आपने जो है ना उसका भी एनालिसिस करना है ना, तो एक्सेस करना है मेडिकल स्टेटस के, ठीक है वो जगह वहाँ पे कोई इन्फेक्शन तो नहीं, कोई इंजरी तो नहीं पहले से, लोकेशन के रेडियोग्राफिक कंफर्मेशन से आपने देखना है ड्यूरेशन क्या है, कितनी देर के लिए आप देना चाहते हो, ट्यूब मेजरमेंट्स एंड ड्यूरेबिलिटी, एडिक्वेसी ऑफ जीआई फंक्शनिंग, ये सारी चीजें हमने देखनी है, ठीक है। ट्यूब की मेजरमेंट्स वगैरह भी करनी है। और ये जी अब डायग्राम में उन्होंने जो है ना नेजो एंटेरिक रूट भी देखो बताया हुआ, जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, नाक से जो खुराक की नाली जा रही है, ठीक है। नेजो जो है डुडनल भी उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, जो है डैश लाइन से, ठीक है। और जो डॉटेड लाइन से है वो नेजो जिजनल, ठीक है। तो 3 जगह हैं जिनसे हम ये खुराक की नाली जो है ना मरीज को हम दे सकते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर जो कॉमन है ना वो नेजो इंटैरिक ही होती है ज्यादातर, जो मेरे ख्याल में दी जाती है, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए। अगर बहुत लॉन्ग टर्म के लिए हो, नेजो गैस्ट्रोमी का मतलब ये गैस्ट्रोस्टोमी का जो है ना मतलब वो ये है कि आपकी जो है ना नाली वो आपकी स्टमक के थ्रू जो है ना वो पास उन्होंने की हुई है, पेट से, ठीक है, स्टमक के थ्रू पास उन्होंने की हुई है नाक से नहीं आप दे रहे। एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस जाहिर है सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जब आप मुंह से नहीं खा सकते तो आपके पास एक अल्टरनेटिव है, ठीक है। और जिसकी मॉनिटरिंग भी आसान है, जिसको आप इजीली मॉनिटर भी कर सकते हो। प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन व्हेन ओरल इज नॉट पॉसिबल, कॉस्ट लेस देन द पेरेंटरल न्यूट्रिशन सपोर्ट, supplies are readily available, reduces the risk associated with the disease state, ठीक है। इजीली अवेलेबल है इसका फॉर्मूलाज, पैसे भी पेरेंटरल की निस्बत कम है, रिस्क भी एज सच कोई नहीं होता, ठीक है। तो ये सारे इसके बेसिकली जो है ना वो फायदे हैं। गट की इंटेग्रिटी को भी प्रिजर्व कर रहा है, मटेरियल ट्रांसलोकेशन के चांसेस भी कम हैं, ठीक है। इंक्रीज कंप्लायंस विद द इनटेक। Disadvantages: GI metabolic and mechanical complications, tube migration, increased risk of, अब ये ज़ाहिर है एक चीज़ का अगर फायदा है तो उसका फिर नुकसान भी तो है ना, ठीक है। तो नुकसान अब क्या है कि जाहिर है इसकी वजह से जीआई ट्रैक्ट की या मेटाबॉलिज्म की कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, ट्यूब अपनी जगह से माइग्रेट कर सकती है, हिल सकती है। जब ट्यूब जा रही है, कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट तुम लोग बॉडी के साथ टच कर रहे हो, उसका बैक्टीरियल ट्रांसलोकेशन भी हो सकती है, ठीक है। ट्यूब में कोई चीज़ फंस सकती है, ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है, न्यूमोथोरक्स भी हो सकता है, ठीक है। तो और दूसरा ये कि एज कंपेयर टू ओरल डाइट्स, इसकी जाहिर है ओरल डाइट की निस्बत इसकी जो कॉस्ट होगी वो भी ज़्यादा होगी, ठीक है। ओरल डाइट के मुकाबले में जो कॉस्ट होगी जाहिर है वो भी ज़्यादा होगी ना। तो जी इस ये सारे जो है ना इसके साइड इफेक्ट्स हैं, ठीक है, कि लंग्स भी कोलैप्स हो सकते हैं, ट्यूब भी ऑब्स्ट्रक्ट कर सकती है, ठीक है। कॉस्ट भी इसकी ज़्यादा है, लेस प्लेटेबल है, ठीक है। न्यूमोथोरक्स का मतलब लंग्स कोलैप्स हो जाना, लेस प्लेटेबल है, ज़रा खाने में तो आपको वो मज़ा तो नहीं है जो आपका ट्यूब के थ्रू है, ट्यूब फीडिंग के थ्रू है, उसको हम खाना तो नहीं कह सकते ना। लेबर इंटेंसिव असेसमेंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन, ट्यूब पेटेंसी एंड साइड केयर मॉनिटरिंग, जाहिर है इसके लिए एक बंदा लाजमी चाहिए, ठीक है। न्यूमोथोरक्स रोशना कवल, लंग्स का कोलैप्स हो जाना, लंग्स का कोलैप्स हो जाना, ठीक है, दैट इज आल्सो साइड इफेक्ट। और जाहिर है एक बंदा भी चाहिए कि जो इसको दिखे, ठीक है ना, एक बंदा भी चाहिए ना जो इसका ख्याल रखे। इसके बाद जी और क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं? एक्सेस प्रॉब्लम, ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम, ये चारों याद रखनी है क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं टेरर की, ठीक है। 4 है, एक्सेस प्रॉब्लम, ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम, एस्पायरेशन हो सकती है, जीआई ट्रैक प्रॉब्लम, डायरिया हो सकता है, और मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस के ओवरहाइड्रेशन हो सकती हैं, ठीक है। बस जाते हैं ब्रेक पे भी। रेट एंड मेथड ऑफ डिलीवरी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्या ये हमने पहले भी पढ़ा था, 4 रेट्स हैं, ठीक है। बॉलस है जिसमें हम 300 से 400 मिलीलीटर जो भी आपका फॉर्मूला है ना वो हम सिरिंज के थ्रू दे सकते हैं दिन में काफ़ी दफ़ा।
इंटरमीडिएट है, इसमें आप 300 से 400 ml दे सकते हो, लेकिन एक गो में नहीं, बल्कि आप 20 से 30 मिनट्स दिया ड्रिप के थ्रू, फिर रोक दिया, फिर 20 से 30 मिनट्स दिया, फिर रोक दिया, ठीक है, इस तरह वाली कहानी है, कंटिन्यूस नहीं। साइक्लिक जो है ना ये कंटिन्यूस चलता है, और ये ज्यादा रात को लगाया जाता है, ताकि अगर कोई लेबर नहीं भी है पास में, कोई बंदा नहीं भी है, तो उसकी डोज सेट कर दी जाती है कि आराम आराम से जो है ना वो पेशेंट में जाता रहे। और कंटिन्यूस है जो हम ग्रेविटी ड्रिप या इन्फ्यूजन पंप के थ्रू हम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है, फॉर्मूला क्या सिलेक्ट करना है, जाहिर है ये स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है, तुम लोगों की नर्सिंग के स्पेशलिस्ट होते हैं और सिलेक्टेड जहाँ डॉक्टर्स होते हैं कि हमने किस फॉर्मूला के थ्रू जो है ना ये देनी है। चलो 10 मिनट 15 मिनट की ब्रेक करते हैं, और उसके बाद जो है ना इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। थोड़ा लेंथी है बट टफ नहीं है। चीजें जो याद रखने वाली है ना वो तो वही है कि एंटेरल होता क्या है, एंटेरल पर एंटेरल में फर्क क्या है, एंटेरल के एडवांटेजेस क्या है, एंटेरल के डिसएडवांटेज क्या है, एंटेरल की कॉम्प्लिकेशन क्या है, ठीक है, फॉर्मूला कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं ना, एस्पायरेशन का तो उल्टी ना आ जाए उसको, ठीक है, एस्पायर ना कर दे, ठीक है। तो ब्रेक के बाद इंशाल्लाह फिर मिलते हैं।
जी स्टूडेंट्स आर यू बैक? स्टूडेंट्स आर यू बैक? स्टूडेंट्स आर यू बैक? Yes, I will share the slides. जी class, are you back from the break? हम अपने कप में टैंक बना लें, बताओ क्यों? No, get this. मम्मा आपने तो कहते रूम करो, रूम का बिल। जी कंसिडरेशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द इंटरनल फार्मूलाज, ठीक है वही देखो काफी चीजें इसमें जो रिपीट हो रही है ना, रेजिड्यू कितना है यानी कि उसमें फाइबर कितना है, विस्कोसिटी कितनी है, ऑस्मोलैलिटी कितनी है, ठीक है इंटैक्ट है कि नहीं, हाइड्रोलाइज्ड है, अगर इंटैक्ट होगा तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी कि नहीं, अगर इंटैक्ट होगा तो ठीक है तो ऑस्मोलैलिटी को इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है अगर हाइड्रोलाइज्ड होगा, सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो जाहिर है ऑस्मोलैलिटी को इफेक्ट करेगी। ओके गुड गुड, तो इसमें काफी चीजें जो है रिपीट हो रही हैं, ठीक है इसमें नॉर्मल एडल्ट टॉलरेंस जो सल्यूट की है दैट इज 1200 to 1400, ठीक है ये चाहे करना है तो कर लेना, ये भी चाहे डिलीट करनी होगी साइड डिलीट कर देना, ये टॉलरेंस कितनी कोई खास जरूरत भी नहीं। हाँ ये है एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, जो लार्ज प्रोटीन्स होंगी जाहिर है उसकी ऑस्मोलैलिटी जो है ना वो कम होगी, ठीक है लार्ज प्रोटीन्स या लार्ज स्टार्च के मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है तो उनकी सल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी, लेकिन जितने हाइड्रोलाइज्ड होंगे उतने ज्यादा डिजोल्व होंगे ना वो अंदर, ठीक है हाइड्रोलाइज प्रोटीन्स या अमाइनो एसिड्स, तो उनकी सॉल्युबिलिटी जब ज्यादा होगी तो फिर ऑस्मोलैलिटी ज्यादा होगी, या ऑस्मोलैलिटी का मतलब ये है सल्यूट की कंसंट्रेशन, ठीक है ऑस्मोलैलिटी इज सिमिलर टू ऑस्मोलैलिटी, इसका मतलब होता है सल्यूट की कंसंट्रेशन, ठीक है कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट, इसका मतलब क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स। एक सेकेंड कैन यू प्लीज वेट स्टूडेंट्स 1 minute।
जी जी स्टूडेंट्स, हेलो हेलो, सॉरी सॉरी सॉरी, बेसिकली आवाज नहीं आ रही इस वजह से क्योंकि मैंने म्यूट किया हुआ था बेसिकली। सो एक फोन ही था बेसिकली इम्पोर्टेंट आज जो है ना वो। चलो जी जल्दी से हम इसको करें। हाइड्रोलाइज हायर ऑस्मोलैरिटी उन लोगों की उनकी होगी जिनकी जो है ना हाइड्रोलाइज प्रोटीन्स, और जब अमाइनो एसिड्स होंगे तो ऑस्मोलैरिटी जो है वो ज्यादा होगी। ठीक है, जल्दी से इसको हम कवर करते हैं जी। टॉलरेंस, साइन एंड सिम्टम्स, कैसे पता चलेगा मरीज टॉलरेट कर रहा है कि नहीं इंटेरल न्यूट्रिशन को। ठीक है, कॉन्शियसनेस से, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, कॉन्स्टिपेशन, क्रैम्स, एस्पिरेशन, ये सारी चीजें जो है ना हमने करनी है। इसके अलावा जो है ना वो हाइड्रेशन, लैब टेस्ट, उसके हम वेट चेंज, ठीक है, ये तो वो चीजें जो हम डेली मॉनिटर कर रहे हैं, उसके ग्लूकोज टॉलरेंस, ग्लूकोज फ्लक्चुएशंस, दीज आर द थिंग्स के जिससे पता चलेगा कि मरीज टॉलरेट कर रहा है कि नहीं। इसके अलावा जी वाटर उसको कितना चाहिए, रिकमेंडेड वाटर। ठीक है, हेल्दी एडल्ट को 1 ml पर किलो कैलोरी या 35 ml पर किलोग्राम जो है ना उसको बेसिकली वाटर चाहिए। हेल्दी इनफैक्ट ये तुम लोग जो है ना वाटर का जो है ना बेसिकली ये मैंने स्लाइड इसलिए इंक्लूड की है कि ये कभी एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है, कि वाटर की रिक्वायरमेंट कितनी है, तो हम जो है ना याद करें। नॉर्मल ट्यूब फीडिंग में जो है ना 80% 85% वाटर जो है बेसिकली होता ही है, क्योंकि आपका जो फॉर्मूला बनना है, ठीक है ना, इनको ले जाएं प्लीज, वो जो है ना वो आपका बनना ही उसमें है पानी में। और जो अब ये देखो ना एडल्ट का, इन्फेंट का, ठीक है, ये जो जितना वजन है ना उसके लिहाज से पानी उसको चाहिए। ठीक है, अगर उसका जो है वेट जो है 1 किलोग्राम किसी का है, सपोज सपोज की बात है ना, 1 किलोग्राम तो किसी का भी नहीं होता, तो 35 मिलीलीटर जो है ना वो वाटर रिक्वायर्ड है। इसी तरह से जो है ना आप देखो हेल्दी एडल्ट का अगर 1 किलो के लिहाज से 35 ml पानी चाहिए, तो 10 kg हो तो आप 35 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, आप 10 से कर दोगे। ठीक है, तो वाटर की परसेंटेज जो है हम इस तरह से निकाल सकते हैं कि हेल्दी एडल्ट को इतना पानी चाहिए। देखो 1 kg अगर वेट है तो 35 ml, तो अगर उसका वेट 50 kg है तो डेफिनेटली आप जो है 35 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे। इसी तरह से जो है बेसिकली इसमें हम वो वाटर भी कंसिडर करेंगे जो कि ट्यूब को बेसिकली वॉश करने के लिए जो है ना नर्सेस को बेसिकली ट्यूब वॉशिंग के लिए जो पानी चाहिए, ठीक है, जो आपको फ्लश करने के लिए जो चाहिए ट्यूब को, वो भी पानी जो है वो डेफिनेटली पेशेंट ही कंज्यूम कर रहा है, तो दैट्स व्हाई दैट वाटर विल आल्सो बी एडेड टू दिस वैल्यू। ठीक है, तो वो वाला पानी भी हमने कंसिडर करना है बेसिकली पेशेंट के लिए। तो टॉलरेंस जो है बेसिकली इसमें हम ये है कि ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये मॉनिटरिंग के हैं बेसिकली, कि कैसे हम मॉनिटर के जो एंटेरियल न्यूट्रिशन है, जो ट्यूब फीडिंग आपने खुराक की नाली वगैरह पेशेंट को लगाई हुई है, ये उसको टॉलरेट भी कर पा रहा है कि नहीं। इंपॉर्टेंस की नहीं बात, बस ये है कि टॉलरेंस का पता होना चाहिए, इतना मुश्किल भी नहीं है। अब सोर्सेज ऑफ फ्लूइड क्या है, ठीक है, तो वो लिक्विड, फिर वाटर इन फूड, जो आपके मैंने पहले ही बताया कि जो आप खाना बना रहे हो वो सिर्फ पानी में बना रहे हो। ठीक है, वाटर फ्रॉम मेटाबॉलिज्म, with tube feeding nurse will flush the tube with water about 3 times daily, include this amount in the estimated needs। ठीक है, कि देखो ट्यूब फीडिंग में क्या है कि आपकी जो नर्स है वो भी ट्यूब को फ्लश कर रही है, ठीक है, दिन में 3 दफा, तो ये पानी भी जो है ना पेशेंट के अंदर जा रहा है, तो टोटल वाटर में हम कंज्यूम करेंगे। ठीक है, 200 cc जो है ट्वाइस अ डेली, जो है 3 टाइम्स इन डे, 3 दफा अगर वो वॉश करिए तो वो पानी भी पेशेंट में जा रहा है। अब जी फीडिंग रेट्स जो हैं, ठीक है, कंटिन्यूस मेथड जो है, इंटरमीडिएट मेथड और मोलस मेथड, ये हमने पहले भी जो पढ़े हैं। ठीक है, इनमें आपने खाना देना कितना है, बेसिकली पेशेंट को फॉर्मूला फीड देनी कितनी है। कंटिन्यूस मेथड जो है स्लो रेट होता है। ठीक है, तो इसमें देखो 1 घंटे में आपने 50 से 150 मिलीलीटर पेशेंट को बस डाइट देनी है, 1 घंटे में 50 ml से 150 ml, यानी कि 1 गिलास भी नहीं 1 घंटे में देना। गिलास तुम लोगों को पता है 250 ml का होता है, 250 मिलीलीटर का होता है गिलास। ठीक है, तो हम 250 ml भी नहीं दे रहे पेशेंट को। कंटिन्यूस मेथड इज अ स्लो मेथड। जो इंटरमीडिएट मेथड है उसमें जो है हम 250 से 400 ml जो है ना वो पेशेंट को दे रहे हैं। ठीक है, 250 से 400 ml इन 5 to 8 फीडिंग्स में 24 घंटे में। ठीक है, और जो बोलस मेथड है इसमें जो है हम 300 से 400 ml पेशेंट को दे रहे हैं एक टाइम में। ठीक है, और ये सेवरल टाइम्स अ डे हम दे रहे हैं। पुश इज नॉट डिजायर्ड, यानी कि जबरदस्ती जो है ना हम पेशेंट को नहीं देंगे। फ्रेंच यूनिट्स में तो सिर्फ ये लिखा हुआ है कि उसका डायमीटर कितना होना चाहिए ट्यूब का, तो ट्यूब का डायमीटर हम मेजर करते हैं फ्रेंच यूनिट्स में, और जो 1 फ्रेंच यूनिट है वो किसके बराबर है, 33 मिलीमीटर डायामीटर, 33 मिलीमीटर। ठीक है,
33 मिलीमीटर तो मतलब छोटा ही होता है, ठीक है। 33 मिलीमीटर जो है ट्यूब का साइज है इस साइड में, तो बस यही है। इसके बाद जी स्पेशल फार्मूलाज, यानी कि बच्चों के लिए लैदा हो सकता है, पीट्स के लिए पेडियाट्रिक्स, लो रेजिड्यू, ठीक है, जिसमें फाइबर कम हो, अगर किसी को डायरिया वगैरह उसके लिए लैदा है। हाई प्रोटीन, जो मेल नरिश लोग हैं, ठीक है, जो मरासमस, क्वाशिमोर या अंडर नरिश्ड है, उनके लिए प्रोटीन की परसेंटेज ज्यादा होनी चाहिए, उनके लिए लगा है। वॉल्यूम रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, जिनको आपने पानी ज्यादा नहीं देना, जैसे कि किडनी के मरीज हैं, किडनी स्टोन्स के, या कुछ और उनको ओडीमा वगैरह है, तो उन लोगों में हम दे सकते हैं। डायबिटिक और पल्मोनरी, ठीक है। तो ये जो है स्पेशलाइज्ड फार्मूलाज होते हैं फॉर डिफरेंट पेशेंट्स। इसके अलावा हम इसको मॉनिटर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो मॉनिटर के लिए जो है ना, अगर मॉनिटरिंग आ जाए ना उसकी, एंटेरल की और पैरेंटेरल की, दोनों की सेम है कि आपने वेट मेजर करना है, फिर आपने ओडीमा देखना है, ओडीमा तो नहीं, आपने जो है वो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस चेक करना है पेशेंट के, ठीक है। सोडियम पोटेशियम की मेजरमेंट्स, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ठीक है, कैल्शियम मैग्नीशियम टेस्ट, स्टूल टेस्ट, ठीक है। ये सारी चीजें हैं जिसे हम मॉनिटर कर सकेंगे कि पेशेंट टॉलरेट कर रहा है कि नहीं टॉलरेट कर रहा। इसके बाद है जी पेरेंटेरल न्यूट्रिशनल सपोर्ट, ठीक है, सेंट्रल एक्सेस, टोटल पेरेंटेरल न्यूट्रिशन बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म प्लेसमेंट। अब दो टाइप्स हैं पेरेंटेरल न्यूट्रिशनल सपोर्ट की, ठीक है, जो हम कैथेटर्स के थ्रू देते हैं। एक है टीपीएन टोटल पेरेंटेरल न्यूट्रिशन, और एक है पीपीएन पेरिफेरल पेरेंटेरल न्यूट्रिशन, ठीक है। टीपीएन एंड पीपीएन, टोटल पेरेंटेरल न्यूट्रिशन एंड पेरिफेरल पेरेंटेरल न्यूट्रिशन। जो पेरिफेरल पेरेंटेरल न्यूट्रिशन है, न्यू कैथेटर्स अलाउ लॉन्गर सपोर्ट बाय दिस मेथड, limited to 800 to 900 milli per kilogram due to thrombophlebitis, और लेस देन 200 किलो कैलोरी रिक्वायर्ड। अब इनमें फ़र्क क्या है बेसिकली, ये कुछ चीज़ें जो हैं इसमें नहीं भी दी हुई, तो तुम लोग लिख लो। टीपीएन और पीपीएन में बेसिकली डिफरेंस क्या है। टीपीएन और पीपीएन, ठीक है, दोनों में जो है बेसिकली डिफरेंस क्या है। ये जो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है, ये इसका मतलब क्या है कि ये एक इन्फ्लामेशन है जिसकी वजह से क्लॉट वगैरह हो सकते हैं, ठीक है, वेन्स में। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस विच कैन रिजल्ट इन द क्लॉट फॉर्मेशन इन द वेन्स। अब जो टोटल पेरेंटेरल न्यूट्रिशन है ना, बेसिकली लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों के लिए हम दे सकते हैं, और ज्यादातर ये लॉन्ग टर्म होती है टोटल पेरेंटेरल न्यूट्रिशन, ठीक है, क्योंकि मरीज को ज्यादा देर के लिए अगर रिक्वायरमेंट चाहिए पेरेंटेरल सपोर्ट की। जो पेरिफेरल है ना, बेसिकली दैट इज गिवन फॉर द शॉर्ट टर्म बेसिकली, ठीक है। पेरिफेरल जो न्यूट्रिशन सपोर्ट है, ये जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए दी जाती है। पेरिफेरल न्यूट्रिशन सपोर्ट दैट इज ओनली गिवन फॉर द शॉर्ट टर्म। और पेरिफेरल में जो है ना, कैलोरीज भी जो है बेसिकली लेस देन 2000 अगर आपके पेशेंट को चाहिए फिर आप दोगे, और 10 दिन से कम के लिए पेरिफेरल दी जाती है। जो टीपीएन है वो लॉन्ग टर्म ज्यादा दिन के लिए, और इटसेल्फ ये कंप्लीट न्यूट्रिशन होती है। इसके साथ तुम लोगों को अलग से कोई और न्यूट्रिशन सपोर्ट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो पीपीएन है ना, वो कंप्लीट नहीं होती। देखो जैसे इसमें कैलोरीज भी लेस देन 2000 ही सिर्फ आप दे सकते हो, तो इसके साथ आपको एडिशनल सपोर्ट देने की कैलोरीज की जरूरत पड़ सकती है पीपीएन के साथ, ठीक है, ये लिमिटेड होती है। और जो टीपीएन है ना, वो आप सेंट्रल एक्सेस के थ्रू दे सकते हो, जैसे कि सुपीरियर वेना कावा में डायरेक्टली आप दे सकते हो। लेकिन जो पीपीएन है ना, ये हम देते हैं थ्रू लिम्स, यानी कि आपने जो कैथेटर इंसर्ट करना है ना, जो अपनी नीडल इंसर्ट करनी है, लॉन्ग कैथेटर जो हमने इंसर्ट करने हैं पेरिफेरल पेरेंटेरल न्यूट्रिशन में, जो है हम लिम्स के थ्रू इंसर्ट करेंगे, ठीक है। हाँ, ये पाँव से टांग से आप कैथेटर इंसर्ट कर रहे हो। और जो सेंट्रल एक्सेस है ना, यानी कि टोटल पेरेंटेरल, उस पर आप सुपीरियर डायरेक्टली जो आपकी सुपीरियर वेना कावा वेन है उसमें आप इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो टीपीएन और पीपीएन के डिफरेंसेस जो है ना, वो मैं तुम लोगों को लिख भी देती हूँ, ठीक है, ताकि तुम लिख लो। जो टोटल पेरेंटेरल न्यूट्रिशन है ना, सबसे पहले, ठीक है, एक तो ये है कि ये सुपीरियर वेना कावा के थ्रू जो है ना, सुपीरियर वेना कावा के थ्रू जो है ना, इसका रूट हम दे सकते हैं, ठीक है। उसके थ्रू जो है ना हम दे सकते हैं, ठीक है, जो है टोटल पेरेंटेरल न्यूट्रिशन, ठीक है। और जो टीपीएन है बेसिकली दैट इज बेसिकली कंप्लीट न्यूट्रिशनल सपोर्ट। इसके साथ तुम लोगों को किसी और की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, कंप्लीट न्यूट्रिशनल सपोर्ट, ठीक है। और जो है ना, ये आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए दे सकते हो।
फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, जबकि जो पेरिफेरल न्यूट्रिशनल सपोर्ट है ना, ये है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, ठीक है, और कंप्लीट भी नहीं है, इसके साथ जो है ना आपको एडिशनल जो है ना जरूरत पड़ सकती है, ठीक है, रिक्वायर एडिशनल सपोर्ट ऑफ कैलोरीज की, इसके साथ आपको एडिशनल जो है ना जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। और जो इसके अलावा जो पीपीएन है ना, वो आप देते हो बेसिकली लिम्स के थ्रू, ठीक है, इट इज गिवन थ्रू द लिम्स, बेसिकली वो स्पीडर वेना का हुआ और ये हम लिम्स के थ्रू देते हैं, ठीक है। तो ये कैथेटर, कैथेटर्स, ठीक है, तो ये इसमें हम कैथेटर्स के थ्रू देते हैं और केयर वही चाहिए हमको, जो हमें इंटरनल सपोर्ट में हमें केयर चाहिए थी ना, वही केयर हमें चाहिए बेसिकली, ठीक है जी। किलो कैलोरी रिक्वायर्ड, फ्लूइड टॉलरेंस, ऑस्मोलैरिटी, ड्यूरेशन, सेंट्रल लाइन कॉन्ट्राडिक्टेड, ये तो सिर्फ पॉइंट्स लिखे हुए ना, ये रहने दो, ये जो हमने बताया ना वो तुम लोगों ने करना है। एडवांटेजेस आप इसके क्या हैं कि इट प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट व्हेन लेस देन 2 to 3 फीट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन रिमेन्स, यानी कि जब इंटेस्टाइन भी आपकी डैमेज होगी है, सिर्फ 2 से 3 फुट रह गई है, फिर भी हम जो है ना पेरेंटरल सपोर्ट दे सकते हैं। इसके अलावा जो है इट अलाउज द न्यूट्रिशनल सपोर्ट व्हेन जीआई इंटॉलरेंस प्रिवेंट्स ओरल और इंटरनल सपोर्ट, जब जीआई भी जब आप इंटरनल भी नहीं दे सकते तब आपके पास एक ऑप्शन है कि हम पेरेंटरल दे सकते हैं, ठीक है। तो इसकी इंडिकेशंस क्या है कि जीआई ट्रैक्ट काम नहीं कर रहा, ठीक है, और 5 दिन से ज्यादा 5 दिन हो गया कुछ नहीं खाया, इसके अलावा जीआई फिस्टूला है, एक्यूट पैनक्रेटाइटिस है, मेल न्यूट्रिशन है, वेट लॉस भी है, न्यूट्रिशनल नीड्स नहीं पूरी हो रही, पेशेंट को एनोरेक्सिया, कुछ खा भी नहीं रहा, तो आप ये दे दोगे पेरेंटरल न्यूट्रिशनल सपोर्ट, ठीक है। और अगर जीआई ट्रैक्ट काम कर रहा है फिर हम इसको नहीं देंगे, ठीक है। द जीआई ट्रैक्ट इज वर्किंग, तो फिर हम जो है ना इसको हम नहीं देंगे। इसके अलावा ये है कि अगर शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए तो फिर भी हम इसको नॉर्मली जो है ना वो नहीं रिकमेंड करते पेरेंटरल को, लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा। एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट स्लोली, जाहिर है फर्स्ट डे आप 1 लीटर है, दूसरे दिन आप 2 लीटर दोगे, जाहिर है अपना कैथेटर्स में भी तो आपका जो है बेसिकली आपका फॉर्मूलाज ही होंगे ना, आपका ग्लूकोज वगैरह ही होगा ना, प्रोटीन्स वगैरह ही होंगी। स्टॉप स्लोली, रिड्यूस रेट बाय हाफ, ठीक है, स्टार्ट भी इसको स्लो करना है और इसको हमने जो है वो स्टॉप भी इसको हमने बेसिकली स्लो करना है। साइक्लिक गिव 12 to 18 आवर्स पर डे, अच्छा इसमें आपके जो है ना मेथड रेट ऑफ डिलीवरी उसी के थ्रू हो सकती है, साइक्लिक भी हो सकती है, ठीक है, बोलस भी हो सकती है, वो सारी चीजें इसमें हो सकती हैं। कैथेटर्स होंगे बिल्कुल, पेरिफेरल में भी और टीपीएन में भी, दोनों में कैथेटर्स होते हैं निम्रा, ठीक है। टीपीएन पीपीएन बोथ में जो है ना बेसिकली बोथ में जो है कैथेटर्स ही बेसिकली यूज होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आप दे सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है ना, लिम्स में भी और सुपीरियर वेना कावा में भी आपने कैथेटर्स के थ्रू देना है, दोनों में जो है ना बेसिकली हम कैथेटर्स के थ्रू ही दे रहे हैं। तो जिसको स्टार्ट भी स्लो करना है और स्टॉप भी इसको हमने स्लो करना है बेसिकली। इसके बाद जो है जी वो ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल, मॉनिटरिंग इन कॉम्प्लिकेशंस, इन्फेक्शन, हेमोडायनामिक स्टेबिलिटी, कैथेटर केयर, रीफीडिंग सिंड्रोम, हमने देखना है कि इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा, हेमोडायनामिक स्टेबिलिटी भी है, कैथेटर की केयर भी आपने करनी है, और रीफीडिंग सिंड्रोम तो नहीं हो रहा। अब रीफीडिंग सिंड्रोम क्या है, ठीक है, ये हमने देखना है, रीफीडिंग सिंड्रोम क्या है। ये रीफीडिंग सिंड्रोम क्या है, ये अक्सर सवाल भी आ जाता है। हाइपोफॉस्फेटीमिया, इसमें फॉस्फेट लेवल कम हो जाता है, शुगर का लेवल बढ़ जाता है, फ्लूइड की रिटेंशन हो जाती है और कार्डिक रेस्ट हो जाता है, ठीक है, दैट इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेरेंटरल न्यूट्रिशन सपोर्ट। ऐसे मरीज इसमें हम जाहिर, अगर आपकी बॉडी में एक कैथेटर देखो, एक नीडल
ये कैथेटर आप इंसर्ट कर रहे हो अगर बॉडी में, तो वो कोई आसान चीज नहीं है। वी आर इंसर्टिंग द कैथेटर्स, ठीक है, तो इसकी केयर भी बड़ी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये एक थिन ट्यूब ही है बेसिकली। कैथेटर्स भी क्या है, दे आर बेसिकली थिन ट्यूब्स ही है ना बेसिकली, जो आप इंसर्ट कर रहे हो, ठीक है। मेडिकल डिवाइसेस ही हैं जिसको हम बॉडी में इंसर्ट कर रहे हैं। तो ये एक पाइप की तरह ही होते हैं बेसिकली कैथेटर्स, जिसके आगे जो है नीडल सी होती है। तो ये डेफिनेटली जब आप इंसर्ट कर रहे हो बॉडी में, तो ये एक फॉरेन ऑब्जेक्ट है जिसका जो प्रॉब्लम वगैरह कोई ना कोई हो सकती है ना। तो इसकी भी मॉनिटरिंग वैसी है जैसे उसकी थी, ठीक है, कि वेट मेजर करना है, इलेक्ट्रोलाइट्स मेजर करने हैं, शुगर मेजर करनी है। मॉनिटरिंग दोनों की सेम है, जिंक लेवल्स, कैल्शियम के लेवल्स, ठीक है। तो ये है इनकी मॉनिटरिंग सेम ही है। प्रॉब्लम क्या आ सकती है, साइट इरिटेशन, कैथेटर सेप्सिस, प्लेसमेंट प्रॉब्लम्स, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम इनसे हो सकती है। और जी ये एंड पे तुम लोगों ने चार्ट क्या बनाना है, टाइप ऑफ फीडिंग फार्मूला, मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं, रेट एंड वाटर फ्लश, इनटेक एनर्जी एंड प्रोटीन टॉलरेंस, कॉम्प्लिकेशंस और पेशेंट की एजुकेशन। ये है डॉक्यूमेंट। इन चार्ट की क्या क्या चीज़ें हमारे पास लिखी होनी चाहिए इन प्रोसेसेस जब ये चल रहे होते हैं, तो कौन सी चीज़ें हैं जो कि लिखी होनी चाहिए। तो ये है तुम लोगों का इंटरनल पेरेंटल सपोर्ट। इसमें काफ़ी स्लाइड्स मैंने डिलीट कर दी हुई हैं, ठीक है। ये मैं तुम लोगों को सेंड भी कर दूंगी, आप जो सवाल हैं वो तुम लोग इजीली पूछ सकते हो। जी बच्चों, जो तुम लोग के क्वेश्चंस हैं, टीपीएन टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन और जो है ना पीपीएन पेरिफेरल पेरेंटल न्यूट्रिशन। टीपीएन टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन और जो पीपीएन है दैट इज पेरिफेरल पेरेंटल न्यूट्रिशन। टीपीएन एंड पीपीएन, ठीक है। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन और पीपीएन है पेरेंटल पेरिफेरल पेरिफेरल पेरेंटल न्यूट्रिशन, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शंस का मतलब ये है कि किन चीज जगहों पे हम ये यूज नहीं कर सकते इंटेरल या पेरेंटल सपोर्ट, कब नहीं यूज करनी, कॉन्ट्राडिक्शन कब नहीं यूज करेंगे। अगर जीआई टैट काम कर रहा है फिर पेरेंटल सपोर्ट यूज नहीं करेंगे, ठीक है। फिर हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। पेरेंटेरल का मतलब ये है कि न्यूट्रिशनल सपोर्ट अधीना, जब हम कैथेटर्स के थ्रू, एक स्मॉल पाइप्स होती हैं, ठीक है, जाके गूगल पे लिखो तुम पता चल जाएगा कैथेटर्स क्या होते हैं, उनके थ्रू हम इंसर्ट करते हैं और अपना न्यूट्रिशनल सपोर्ट डायरेक्टली आपके ब्लड में जा रहा है, ठीक है। खुराक की नाली में तो आपके ओसोफेगस से पास होकर आपके मैदे में चीज जा रही है ना, ठीक है। लेकिन जो है डायरेक्टली जैसे आप ड्रिप देते हो ना, ड्रिप लगाते हो ना, ग्रैनुला लगाते हो ना, दैट इज पेरेंटेरल सपोर्ट। के ड्रिप के थ्रू अगर आपने ग्लूकोज लगा दी है पेशेंट को, मरीज को एनर्जी भी मिल रही है ना, तो ये पेरेंटेरल सपोर्ट है। जब आप ड्रिप के थ्रू दे रहे हो आसान लफ्जों में, ठीक है, ग्लूकोज की ड्रिप लगा दी है ना, आसान लफ्जों में आप पेशेंट को दे रहे हो, मुंह से नहीं खा सकता कुछ भी, ठीक है। पेशेंट कोमा में या पेशेंट बेहोश है, मुंह से नहीं खा सकता, उसके मुंह की सर्जरी हुई, आप ड्रिप से उसको सारी खुराक दे रहे हो, तो ये जो है पेरेंटेरल सपोर्ट है। समझ आ गई। कब देंगे, ये सारी बीमारियां लिखी हुई हैं उनमें कब देंगे, वो पढ़ो बैठ के कि कब हमने देनी है, ठीक है। अच्छा, तुम लोगों में से कोई ऐसा तो नहीं है कि जिसका वो शालिमा लर्निंग पोर्टल पे वो बाइक मिस्टेक उस पे ना हो, ये ना हो पेपर वाले दिन कह रहा हो कि हमारा तो है ही नहीं, अपना ईमेल एड्रेस मुझे सेंड कर दे।
ठीक है। ईमेल एड्रेस में सेंड कर दो अगर किसी का पोर्टल पे ना कोई मसला है। किसी के भी अगर कोई मसला है तो मुझे जो है ना वो फिर सेंड कर दो ईमेल एड्रेस, ताकि पेपर वाले दिन इस तरह से ना हो। और पेपर की तैयारी वगैरह कैसी जा रही तुम लोगों की? अच्छा जी, न्यूट्रिशन का नहीं, मैंने पेपर बायोकेमिस्ट्री पे ही देना है, ठीक है? बायोकेमिस्ट्री पे ही मैंने पेपर लेना है, न्यूट्रिशन पे नहीं लेना। बायोकेमिस्ट्री पे ही आपका बायोकेमिस्ट्री और न्यूट्रिशन का जो है ना वो इकट्ठा होगा। बायोकेमिस्ट्री पे ही तुम लोगों का जो है ना वो इकट्ठा होगा। बायोकेमिस्ट्री पे ही तुम लोगों का जो है ना बेसिकली। हाँ ठीक है जी, प्रिपरेशन करो बिल्कुल, इसके बगैर कोई चारा भी तो नहीं है ना, हमने प्रिपरेशन तो करनी करनी है। जी स्लाइड्स में कर देती हूँ व्हाट्सएप, ठीक है? अच्छा ऐसा है कि एससीक्यूज का मैं आज कंफर्म कर लूंगी, पहले मसला आ रहा था। ठीक है, तुम लोग तैयारी करो, एमसीक्यूज हो एससीक्यूज हो, आना तो सारा इसी में से है ना, आना तो तुम लोग की किताब में से ही है ना, बुक में से ही है ना सारा। इसलिए तुम लोग प्रिपरेशन करो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आई एम प्रेइंग बट यू आल्सो आल्सो प्रिपेयर, आई एम प्रिपेयरिंग बट यू प्रिपेयर, ठीक है? चलो इंशाल्लाह देखते हैं। अब मेरे ख्याल में अब तुम लोगों की जो क्लास है नेक्स्ट सुबह हम क्या रिवाइज करें सुबह, मुझे बता देना व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है? सुबह जो भी तुम लोग रिवाइज करना चाहते हो ना, ताकि हम वो सुबह रिवाइज कर लें। सुबह के लिए जो है ना हमने क्या रिवाइज सुबह करना है वो बता दो मुझे टॉपिक, ताकि हम सुबह जो है ना।
हाँ ठीक है जी, व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है, मुझे बता देना, ठीक है, सुबह के लिए जो है ना तुम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे जो है ना वो लाजमी मुझे बता देना। तो फिर सुबह होती है इंशाल्लाह मुलाकात। बाकी तुम लोग तैयारी वारी अपनी करो, पेपर विल बी इजी डेफिनेटली, क्योंकि ऑनलाइन हो रहा है तो कोई इतना खास मुश्किल नहीं होगा। बट ये है कि करेगा वही जिसको आता होगा, ठीक है, जिसने पढ़ा होगा डेफिनेटली करेगा तो वही अटेम्प्ट। तो बट ये है कि तैयारी अपनी करो ताकि हमें जो है ना वो फाइनल टर्म्स में काम खपना पड़े। तो सुबह इंशाल्लाह फिर होती है मुलाकात।